हेलो एवरीवन, मैं हूं साइद मलिक। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको जो आज बताने इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की डेट में हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो अपना मतलब जो भी जितना बेस्ट कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि उस सबसे जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग आज जानेंगे कि जो डिज़ीज़ हम कोविड-19 के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस डिज़ीज़ में हम कैसे अपने होम घर पर रहकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो किन पैरामीटर्स पे हो रहा है, और जो मेडिसिन चल रही हैं सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड तीनों लेवल के इन्फेक्शन में, उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। दूसरी चीज़ और सीटी स्कैन हो गया, HRCT जिसको हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं। दूसरा हमारा HRCT रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टेस्ट होता है। IL-6 का टेस्ट हो गया हमारा, और डी डाइमर टेस्ट हो गया। इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इन टेस्ट की रिपोर्ट्स को हम कैसे पढ़ेंगे एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, क्योंकि डॉक्टर्स इतने अवेलेबल नहीं है कि आप मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहें आपके पेशेंट की। आपको मतलब खुद भी अवेयर हो सकते हैं, और SpO2 काउंट कितना होना चाहिए, उन सब चीज़ों को हम अभी देखने वाले हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो RT-PCR टेस्ट है, RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट CT स्कैन थ्रेशोल्ड इज द वैल्यू, मतलब RT-PCR टेस्ट क्या है, इसको आप थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा मे भी लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। RT-PCR टेस्ट में क्या होता है, जो हमारी बॉडी से ब्लड लिया जाएगा, उससे फिर हमारा DNA निकाला जाएगा। DNA के अंदर या मतलब हमारा नेसोफेरेंजियल स्वैब जो भी है, तो उसके अंदर हम वायरस को ढूंढते हैं कि वायरस कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसकी साइकिल्स होती हैं, उस साइकिल्स में अगर जितना हमको ये जल्दी मिल जा रहा है, इट्स मीन कि उसका इन्फेक्शन उतना ही ज़्यादा हाई रेट है, तो वही उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि मतलब कितना इन्फेक्शन है, सीवियर है, मॉडरेट है, तो उसके स्कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो टेबल है ये आपको मतलब क्लियरली बता देगा आपके पेशेंट की रिपोर्ट देख के कि आपके पेशेंट की क्या कंडीशन है, जिससे आप घर पे उसको ट्रीट कर पाएँ। अगर आपका RT-PCR का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 35 से ऊपर आ रही है, तो उसका मतलब क्या है कि इन्फेक्टेड पर्सन मतलब पूरी तरीके से 35 से अगर ऊपर आ रही है तो वो सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 35 तक अगर आ रही है, 35 ही आ रही है, 34 आ रही है, इट्स मीन कि वो माइल्ड वायरल लोड है उसकी बॉडी में। मतलब हमने 35 बार RT-PCR की जो चेन्स थी उसको चलाया, और 35 बार में हमको वो वायरस मिला। 35 मिलियन बार मतलब मिलियंस में इसकी साइकिल्स चलती हैं, तो तब हम उसका छोटा सा अमाउंट हमें वायरस का मिला। लेकिन अगर यही जल्दी आता है, मतलब जितना स्कोर कम होगा उतनी ही डिजीज़ सीवियर है। तो 24 से लेकर अगर 35 के बीच में आ रहा है तो जो डिजीज़ है वो मॉडरेट कंडीशन में है, मॉडरेट में। अगर आप इस डेटा का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं एक बार के लिए हट जाता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया 35 तक आ रहा है तो माइल्ड इन्फेक्शन है, और 34 मतलब 34 से नीचे 24 के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट इन्फेक्शन है, जिसमें आपको मेडिसिन लेनी कंपलसरी रहेंगी। और 17 से अगर 24 के बीच में आ रहा है तो इट्स मीन यू हैव टू इमीडिएट कॉन्टेक्ट टू द हॉस्पिटल और कॉन्टेक्ट टू द डॉक्टर। मतलब इस कंडीशन में आपको वेंटिलेटर की भी नीड पड़ेगी, ICU की भी नीड पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी HRCT और CT स्कैन की बात कर रहे हैं, तो कई केसेस में आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि कई पर्सन्स का RT-PCR रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं लेकिन पर्सन पॉजिटिव है। तो उस केसेस में क्या हो रहा है, जो हमारा नेसल फेरेंजियल स्वैब से जो हमारा मतलब सैंपल लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वायरस जो है हमारा, वो लंग्स में इन्फेक्शन किया है, उतना क्वांटिटी में बाहर नहीं, इसलिए रिपोर्ट्स नेगेटिव आती हैं। लेकिन जब हम HRCT कराते हैं, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन कराते हैं, तो उसमें हमारे लंग्स में जो इन्फेक्शन की जो मतलब कितना डैमेज किया है, कितना इन्फेक्शन हुआ है, वो सब पता चल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, CT स्कैन को कैसे पढ़ेंगे। देखिए, नॉर्मल इंसान के लिए बस इतना जानना जरूरी है कि CT स्कैन को कैसे पढ़ेंगे। तो उसमें स्कोर्स दिए होते हैं, स्कोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग मेडिकल कॉलेज में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं पहले आपको प्रायोरिटी पे बता रहा हूँ। तो इसका जो थोड़ा सा 1 मिनट रेस कर लेते हैं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, जो उसकी जो सीवियरिटी है वो अगर आपकी इसका जो स्कोर है अगर वो 8 आ रहा है, 8 तक आ रहा है, मतलब 8 से नीचे रह रहा है, तो आपका जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड है। माइल्ड मीन्स कि आप ठीक भी हो सकते हो नॉर्मल मेडिसिन लेने से, या मतलब इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका
HRCT का जो स्कोर है वो 9 से लेकर 15 के बीच में आ रहा है, इट्स मीन कि मॉडरेट इन्फेक्शन हो चुका है। मॉडरेट से सीवियर में जाने में टाइम नहीं लगेगा। इसकी भी कंडीशंस आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे बढ़कर, लेकिन अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर आपका HRCT का स्कोर अगर 15 से ऊपर आ रहा है या 15 तक आ रहा है, तो इस कंडीशन में तो भाई आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ेगा, ऑक्सीजन की भी नीड पड़ेगी, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से काम नहीं चलेगा, ICU बेड्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं इसका स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको थोड़ा सा सिंपल वे में समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स या जो लोग देख रहे हैं तो वो मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते होंगे। तो होता क्या है, हमारे जो लंग्स है, हमारा राइट लंग्स होता है और लेफ्ट लंग, दो लंग्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो लेफ्ट लंग होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक जैसे ये हो गया, दूसरा ये हो गया। और राइट लंग्स हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2 3। तो हमने जो हमारे लंग्स के जो पार्ट हैं उसको हमने स्कोरिंग दे दी। एक लंग की जो मैक्सिमम स्कोरिंग होगी वो 5 होगी। मतलब अगर उसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो अगर कम इन्फेक्शन हुआ है तो हम स्कोर 1 दे देंगे, अगर ज़्यादा उससे ज़्यादा हुआ है तो हम 2 दे देंगे, और उससे ज़्यादा हुआ है 3, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो हम स्कोर 5 दे देंगे। तो इस तरीके से हम, और उस स्कोरिंग को भी इन्होंने फिर डिवाइड कर लिया है। अगर किसी लंग का स्कोर, कहने का मीन्स ये है, अगर किसी लंग्स में इन्फेक्शन उस एक लोब के अंदर अगर 5% हुआ है तो उसको स्कोर 1 दिया जाएगा, 5 से लेके 25% हुआ है तो स्कोर 2 दिया जाएगा, 25 से लेके 50% हुआ है तो स्कोर 3 दिया जाएगा, और 50 से लेके 75% हुआ है तो स्कोर 4 या 5 दे देंगे हम, और 75 से ऊपर जाता है तो स्कोर 5 दिया जाएगा। तो अब आप जान लीजिए, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, मैं एक बार हट जाता हूँ, जैसे कि हमने पीछे देखा था अभी नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में, कि अगर स्कोर 8 आ रहा है किसी भी लंग का, तो इसका मीन्स क्या है कि इन्फेक्शन जो है बहुत हद तक डैमेज कर चुका है हमारे लंग्स में। अब देखिए, स्कोर कैलकुलेशन इज डन बेस्ड ऑन ईच लोब इन्वॉल्वमेंट, ईच लोब हैज़ मैक्सिमम 5 स्कोर्स। तो एक लोब का, या एक क्या कहते हैं इन्होंने क्या दे रखा है, हाँ ठीक है, एंड 5 लोब्स हैज मैक्सिमम स्कोर्स, ईच लोब हैज़ मैक्सिमम 5 स्कोर्स। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक लोब के 5 से ज़्यादा स्कोर नहीं हो सकते। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई डिफरेंट बात नहीं है, क्योंकि लगता है सबको। जब मैंने सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया था अपना मेडिकल कॉलेज तो मेरे को भी ऐसे ही लगता रहा था, लेकिन चलिए उसको छोड़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी तो आपको ये स्कोर पढ़ना आ गया, मतलब जितना ज़्यादा हमारा HRCT का जो CT स्कैन का स्कोर होगा, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा डैमेज हुआ है। लेकिन फॉर एग्जांपल देखते हैं, 5 मीन्स 75 इन्वॉल्वमेंट, अगर किसी का 5 स्कोर आया है CT स्कैन का, तो उसका 75% क्या कहते हैं पर्सन इन्फेक्टेड हो गया, मतलब लंग्स उसके इन्फेक्टेड हो गए हैं। और अगर 25% से ज़्यादा जा रहा है किसी का लंग्स का इन्फेक्शन, तो फिर वो सीवियर कंडीशन में पहुंचने में देर नहीं लग रही है उसको। अब जो क्लिनिकल टेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इसमें पेन चलेगा तो फिर समझ ही सकते हैं हम क्या होने वाला है। अब बात आती है क्लिनिकल क्राइटेरिया, जो मेडिकल, जैसे कि हम अब हॉस्पिटल में कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो देखिए, एक सबसे पहली चीज़ जो आप मतलब खुद कर सकते हैं, एक थर्मामीटर और एक जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जिससे ऑक्सीजन का सेचुरेशन SpO2 काउंट हमारे बॉडी में देखा जाता है। वो अगर 2 इंस्ट्रूमेंट आपके पास में हैं, और बाकी अगर आपके पास में ये HRCT, RT-PCR, डी डाइमर टेस्ट ये वगैरह अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो इससे आप मतलब इससे भी आप बहुत हद तक सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। SpO2 काउंट, अब SpO2 काउंट कितना होना चाहिए? अगर किसी पर्सन का SpO2 काउंट 94 से नीचे गिर रहा है तो उस पर्सन को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नॉर्मल ऑक्सीजन से काम नहीं चल सकता। नॉर्मल ऑक्सीजन से काम इसलिए नहीं चल सकता, उसका भी रीज़न है, क्योंकि जो हम नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, तो उसमें हमारी 21% ऑक्सीजन होती है, 71% नाइट्रोजन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है 1 पॉइंट या मतलब समथिंग में, और आर्गन होती है हमारी। तो ये डिफरेंट गैसेस होती हैं। तो जब ये गैसेस हमारी लंग्स में पहुंचती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे लंग्स में को वर्क करना पड़ता है, मतलब बहुत काम करना पड़ता है उसको सेपरेट, डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करके फिल्टर करके सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे उसमें क्या कहते हैं अपनी जो एल्विलाई हैं उसमें डिफ्यूज़ हुआ, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक्सचेंज हो, बाकी गैसेस को वहीं पर वो ट्रैप कर लेते हैं। तो वो उन गैसेस को इनएक्टिवेट रखने का काम हमारे लंग्स करते हैं।
तो उस कंडीशन में हमारे नॉर्मल कंडीशन जो हमारे लंग्स ठीक होते हैं तो 21% से काम चला लेते हैं, और उसमें से भी 4 से 5% मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो लोग, कहने का मीन्स लंग्स। तो अब जब लंग्स पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमको ऑक्सीजन पहुंचाने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हम नॉर्मल सिलेंडर से ऑक्सीजन दे दें। दूसरा तरीका होता है हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का यूज़ करें। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम एयर से ऑक्सीजन नॉर्मली फ़िल्टर करके कंप्रेस करके फिल्टर्स लगाकर और डायरेक्टली मतलब वाटर की थोड़ी सी हेल्प से हम यहाँ पर मास्क लगाकर फेस में और उसको ऑक्सीजन को पेशेंट को दे देते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है वो ऑक्सीजन अराउंड 98% तक प्योर होती है, 98-85 तक प्योर होती है। तो जिसमें मतलब मॉडरेट कंडीशन में कोई पर्सन है तो उसमें तो वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर काम कर जाते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स थोड़ा बहुत काम करते होते हैं, उनको फ्रेश ऑक्सीजन मतलब मिलती है, मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है तो उसको ले लेते हैं। लेकिन कोई पर्सन जैसे 75% इन्फेक्टेड उसके लंग्स हो गए हैं या 50% में इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो उस कंडीशन में लंग्स तो कुछ परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हम लोग वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं। वेंटिलेटर का एक ऐसा कंसेप्ट है जैसे कि हमारा ये फेस मान लीजिए, तो इसमें जो हमारा माउथ होता है यहाँ पर हम एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, उसके बाद में उस इंस्ट्रूमेंट में एक कट लगा होता है, यहाँ से जो हमारा विंड पाइप होता है वो इसके अंदर तक हम लेकर आते हैं, और हमारे जो लंग्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, हमने देख रखा है। इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो वेंटिलेटर की जो मीन्स मेन नोजल आती है वो यहाँ पर लाकर हम छोड़ते हैं, जिससे कि दोनों लंग्स को वो ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करती है, लेकिन और उसमें जो प्रेशर होता है ना, उसका प्रेशर इतना हाई होता है कि लंग्स से अपने आप ऑक्सीजन देगी, अपने आप वापस लेगी, अपने आप मतलब इनपुट देती है, इंस्पिरेशन करती है, अपने आप एक्सपिरेशन करती है, मतलब लंग्स से उनका काम ले लेती है, कहती है आप आराम करो, आप रिकवर करो, आप मतलब वायरल से इन्फेक्टेड हो और हम आपका काम करते हैं। तो ये वेंटिलेटर का काम होता है। तो चलिए अब हम SpO2 काउंट में देख लेते हैं। अगर 94% से नीचे गिर रहा है तो आपको माइल्ड इन्फेक्शन, 94% से देखिए, अगर आपका सेचुरेशन काउंट ऊपर है, जैसे 95 हो गया, 96 हो गया, 97 हो गया, तो आप मतलब ठीक है, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 90 से 94 के बीच में आ रहा है जो नॉर्मल एयर में, आप अगर पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करें तो आपको मतलब डॉक्टर से कांटेक्ट करना बहुत हद तक ठीक रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन में, और अगर आप मान ले रहे हैं अगर आपका एग्जैक्ट 95-94 के बीच में आ रहा है तो आप लोग, या 95 भी आ रहा है तो आप लोग को मतलब चेक करना है कि आप मतलब वायरस से इन्फेक्टेड हो या नहीं हो। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। आप मतलब पहले अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन काउंट कीजिए, जैसे आपका मान लीजिए 95 आ रहा है, 95 आ रहा है, तो 95 आने के बाद में आप 6 मिनट तक वॉक करके आइए। वॉक करिए मतलब कोई भी नॉर्मल सा वर्क कीजिए जिससे आपकी बॉडी को थोड़ा वर्क करना पड़े। तो उसके बाद में जब आप अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करेंगे तो अगर आपका 5% नीचे गिर रहा है, जैसे पिछली बार 95 था, अगर आप 90 हो गया तो इसका मीन्स क्या है, आपके लंग्स इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। इसका मीन्स क्या है, इस टाइम में लंग्स किससे इन्फेक्टेड होंगे, कोविड से इन्फेक्टेड होंगे, तो आप समझ जाइए कि आप इन्फेक्शन हो चुका है। दूसरा पल्स, अब आप कहेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास है, हमको उसको सही चेक करने का सही तरीका क्या है, तो आपका लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, आप जिस मतलब फिंगर से, जिस हैंड से आप मतलब मोस्ट ऑफ दी वर्क करते हैं उसकी फिंगर्स को स्ट्रेट कीजिए, मिडल फिंगर को लीजिए स्ट्रेट एकदम, यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर लगाइए और फिर चेक कीजिए, क्योंकि ये एक बेस्ट तरीका होता है इसको चेक करने का। बाकी बात आती है अपना, हमने SpO2 काउंट देख लिया, अब रेट्स पर मिनट, ये रेस्पिरेशन का रेट हो गया। रेस्पिरेशन का रेट जो है आपका मतलब, अगर कोई भी एक्टिविटी करने पर अगर मतलब डाउन ज़्यादा, मतलब रेस्पिरेशन का रेट मतलब पर मिनट अगर बढ़ रहा है, जैसे कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उसका मतलब अभी 24 था, आपने कोई काम किया तो मतलब रेट 24 से 30 के बीच में पहुंच गया, 30, फिर सीवियर में क्या होगा 30 के अप्रोक्स मतलब ऊपर चला जाएगा। मतलब रेस्पिरेशन बढ़ने का मीन्स सीधा सीधा ये है कि आपके लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, पहले जैसे नॉर्मल में नहीं कर पा रहे हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर आप होता है नहीं होता है प्लस माइनस, विद ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी मॉडरेट में, फीवर विद रेस्पिरेटरी डेंस क्या है अपना डिस्ट्रेस। और जो पर्सन सीवियरली इन्फेक्ट होने वाला है मतलब मॉडरेट कंडीशन में है, उसका एक सिम्टम ये भी है कि कोई पर्सन आपसे मतलब बात कर रहा है तो वो पूरा सेंटेंस क्लियरली नहीं बोल पाएगा। बाकी चेस्ट के एक्सरेज वगैरह होते हैं तो ये इसको इतना प्रायोरिटी नहीं देंगे हम। एवरेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लोब 25%। अब देखिए CT स्कैन जैसे हमने पढ़ा था तो उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट
मेरे को डेटा लग रहा है आपकी समझने के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए, अगर 25% अगर आपके लंग्स इन्फेक्टेड हैं तो मतलब मॉडरेट कंडीशन में हो, 50 है तो सीवियर है, 50 से ऊपर जा रहा है तो सीवियर कंडीशन में आ गया। अब कुछ टेस्ट के बाद बात कर लेते हैं। अगर ये सब चीज़ आपकी ठीक चल रही है तो आपको आती है कुछ टेस्ट की बाद में। ब्लड टेस्ट हम कुछ करते हैं। जो हमारा ये CBC जो टेस्ट है, इसमें क्या काउंट होता है, हमारी जो WBCs हम जो हमारी ब्लड की जो आर्मी होती है WBCs, तो WBCs के काउंट को चेक किया जाता है। अगर आपका WBCs काउंट 4000 से नीचे आ रहा है, आई रिपीट, WBCs का काउंट अगर 4000 से नीचे आ रहा है, इट्स मीन यू आर इन्फेक्टेड विद दी वायरल, मतलब कोई भी वायरस का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है जिस वजह से आपका WBC का काउंट गिर गया है। और अगर ये 3200 के आसपास आ रहा है, 3200 3000, तो इसका मीन्स क्या है, आप मॉडरेट कंडीशन से नीचे गिर रहे हो, मतलब सीवियर की तरफ जा सकते हो। तो ये जो हमारा टेस्ट होगा, ये अगर आप टेस्ट कराएंगे तो इसमें ये वैल्यूज़ दी होती हैं। नॉर्मल में क्या होगा, 0 to 6 आएगा, और माइल्ड में ये 26 तक आ जाएगा, 25 तक, और मॉडरेट, मतलब ये डेटा आप मतलब देख सकते हैं। अब मैं हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे सीवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन बताते हैं। और ये इसमें से एक जो टेस्ट है, ये हमारा WBCs का टेस्ट हो गया आपकी लैंग्वेज में, WBCs का हो गया। CBC जो IL-6 टेस्ट है, आज की जो डेट है उसमें डिजीज़ को मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि ये डिजीज़ अपनी फॉर्म चेंज कर चुकी है। ये 2 फेज में डिवाइड हो गई है। ये 12 दिन की डिजीज़ मोस्टली रह गई है। पहले जो 6 दिन है, इसमें ये डिजीज़ नॉर्मल रहेगी। जो आखिरी के जो 6 दिन है, 6 डेज से लेकर जो आपका 12 डेज का जो स्पेन है, वो कंडीशन 6th डे ही आपका डिसाइड कर देगा कि आपकी कंडीशन क्या होने वाली है। आपको मतलब सीवियर कंडीशन में रहोगे, मॉडरेट में रहोगे, माइल्ड में रहोगे, यहाँ तक कि आपकी डेथ भी वो प्रिडिक्ट कर सकता है। तो इससे आप मतलब पैनिक मत होइए पहली चीज़ तो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सब चीज़ मतलब जो रियल चीज़ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो सच है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास में इन्फॉर्मेशन ठीक होगी राइट, तो आप मतलब उस सब कंडीशन में पहुँचेंगे ही नहीं। तो उसका ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो IL-6 टेस्ट होता है, इसको इंटरल्यूकिन लेवल बोलते हैं, जो कि साइटोकाइन स्टॉर्म के नाम से भी है। इसको मैंने अलग से भी एक मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी ब्रीफ में अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो अपना ये जो IL-6 का जो टेस्ट है, इस टेस्ट में क्या होता है, हमारी बॉडी में जब कोई भी वायरस इन्फेक्ट करता है या हमारी बॉडी के किसी भी सेल्स पे जो वायरस इन्फेक्ट करता है, तो यूकैरियोट्स की एक प्रॉपर्टी, यूकैरियोट्स मतलब सेल्स होती हैं जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। एक टाइप की सेल्स होती है। सेल्स 2 टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो सेल्स होती हैं ह्यूमंस के अंदर पाई जाती हैं। तो यूकैरियोट सेल्स के पास प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी वायरस उन पर इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो सेल की जब डेथ होगी या मतलब इन्फेक्टेड होगी, तो वो एक केमिकल रिलीज करेगी। केमिकल मीन्स एक फ्लूइड, पानी मान लीजिए, मतलब एक फ्लूइड रिलीज करेगी आपकी लैंग्वेज में। तो वो फ्लूइड को ही बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। और जैसे ही IL-6 ये केमिकल हो गया, इसको हम लोग इंटरफेरॉन्स भी बोलते हैं। इंटरफेरॉन्स या मतलब IL-6 या डिफरेंट मतलब IL-6 मतलब इस ये एक ये ही नहीं, मतलब इसकी पूरी फैमिली है इन केमिकल्स की। तो उनको कम्प्लीटली हम अगर सबको इकट्ठे में बोले तो उसको हम इंटरफेरॉन्स या साइटोकाइन भी बोल सकते हैं। ये केमिकल होता है जो रिलीज होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा, और इसका हमारी बॉडी में काम होता है एक्चुअली। लेकिन कोविड के केस में ये उल्टा काम कर रहा है। इसका काम ये होता है, जो केमिकल रिलीज हुआ है, ये जो सेल्स हमारी इन्फेक्टेड नहीं हुई हैं उनको बताता है कि भाई आप अपने ACE2 जो रिसेप्टर्स हैं जिससे आके वायरस जुड़ रहा है, क्योंकि वायरस हमारी बॉडी की जो सेल से जुड़ रहा है तो उसमें रिसेप्टर्स पहचानता है। तो ये बता देती कि ये इस वाले रिसेप्टर से जुड़ रहा है, आप ये वाले रिसेप्टर्स बंद कर लीजिए। लेकिन वायरस जब हमारी बॉडी में पहली बार आता है तो ये बहुत लार्ज स्केल में इन्फ्लेमेशन करता है। जब इन्फ्लेमेशन करता है तो हमारी पूरा लंग्स ही मतलब ये साइटोकाइन रिलीज कर देता है। जब पूरा लंग साइटोकाइन जब रिलीज करता है तो हमारी बॉडी में का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि जब वो आता है तो फिर उसकी WBCs की जो लड़ाई मतलब फाइट होती है ये कोविड के वायरस के साथ में, तो फाइट जब होती है तब जब उनको पता चलता है कि हमारे पूरे लंग्स में ही मतलब इन्होंने इन्फेक्शन कर रखा है, तो और इम्यून सिस्टम की WBCs जो थी, लिम्फोसाइट्स हो गए, फेगोसाइटोसिस जो सेल्स होती हैं, वो सेल्स कमज़ोर पड़ने लगती हैं। फिर हमारा जो मेन जो इम्यून सिस्टम है वो इतना मतलब ऐसे ऑर्डर पासिस करता है सारी मतलब इम्यून सिस्टम को कि अब सबको मारिए, अब बहुत हो गया। तो सबको मारने के चक्कर में एक साइटोकाइन का स्टॉर्म आ जाता है, मतलब पूरा इम्यून सिस्टम इतना एक्सिग्रेटेड हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है कि मतलब बहुत तगड़ी मतलब एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिससे एनाफाइलेटिक शॉक आएगा, पूरी बॉडी में रैसेस होने लगेंगे। और फिर
जब वो सबको मारो तो फिर इतनी लार्ज स्केल में वो डिस्ट्रक्शन करते हैं कि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं लंग्स की वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। वो डिस्ट्रॉय होती हैं तो फिर पर्सन जो जैसे कि कोई वेंटिलेटर पे रखा हुआ था मतलब इस कंडीशन में, तो उसका तो रिकवरी चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि रिकवर करेगा कैसे, लंग्स का ही पूरा मतलब डैमेज हो चुका है। ये चीज़ हो गई अपनी। इंटरल्यूकिन का हमने देख लिया। तो इसके टेस्ट की जो वैल्यू होती है, अगर 0 to 7 है तो नॉर्मल है, 15 के अप्रॉक्स आ रही है, 7 से 15 तो ये माइल्ड इन्फेक्शन बता रहा है हमारे लंग्स में, मतलब IL-6 का। और 15 से लेके मॉडरेट है, 100 के बीच में है तो ये मॉडरेट बता रहा है, 100 to 500 सीवियर, और 500 से अगर ऊपर क्रॉस कर रहा है तो फिर क्रिटिकल है, इन कंडीशंस में डेथ मतलब कन्फर्मली तय है। अब डी डाइमर टेस्ट क्या होता है? डी डाइमर जो टेस्ट है, इसमें हमारे ब्लड्स, जब ये पूरी लड़ाई चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसमें ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, वायरस कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो उनके फ़ायदे के लिए हैं, हमारी बॉडी के लिए नहीं। तो उन केमिकल्स को पहचान के हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में वायरस का कितना इन्फेक्शन है। तो और इन केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये केमिकल्स का और भी एक नुकसान करते हैं हमारी बॉडी का, जो हमारी आर्टरीज वेन्स होती हैं, किसी को हाइपर टेंशन रहता है तो उसके ब्लड्स में या जो मेडिसिन चल रही हैं उनके यूज़ से कुछ ब्लड में क्लॉटिंग होने लगती है। क्लॉटिंग मतलब क्या, धब्बे मतलब जमने लगते हैं, जिससे कि खून हमारा जो ब्लड है वो पूरी तरीके से नॉर्मली फ्लो नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में जो मेडिसिन देते हैं हम, इकोस्प्रिन देते हैं, या फिर IL-6 की जो स्टॉर्म को हम कंट्रोल करने के लिए क्या मेडिसिन देते हैं उसको हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये टेस्ट की बात हो गई। अब मेडिसिन की बात आती है, वो हम एकदम एंड में ही डिस्कस करेंगे उनको। क्लासीफाई कोविड पेशेंट क्लिनिकली टेबल टू एसेस, और यही सारे पैरामीटर्स को जानकर मतलब जो इलाज चल रहा है आपका तो इन्हीं सारे पैरामीटर्स पे चल रहा है। तो SpO2 काउंट हमने ये स्लाइड हमारी थोड़ी सी रिपीट हो गई है। अब ये थोड़ा सा डेटा है, जैसे कि आपकी एज अगर 60 से ऊपर है तो मतलब, और सिग्निफिकेंट कोमॉर्बिडिटीज़ क्या होती हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ का मीन्स क्या होता है, आप कोविड की अलावा भी मतलब जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया और अस्थमा हो गया, मतलब डिफरेंट डिजीज से अगर इन्फेक्टेड हैं तो उन सारी डिजीज़ को कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, कोमॉर्बिड बोलते हैं। तो ये लास्ट 6 मंथ मतलब ये डेटा है जो WHO के द्वारा मतलब साइट से लिया गया है, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। ये सारी कंडीशंस दे रखी हैं। आगे हम कैरी ऑन करते हैं। लेक्चर भले से मतलब थोड़ा बड़ा हो, लेकिन इससे आपको जो जानने को मिलेगा, मैं कह रहा हूँ आपसे, टेक माई वर्ड्स, इससे जानने के बाद में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट मिल जाएगी कि आपको भटकने की दूसरी जगह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट क्या चल रहा है? ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स भी वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन माइल्ड कंडीशन तक सब कुछ ठीक है। अगर मॉडरेट से आप सीवियर की कंडीशन में जा रहे हैं तो आपको कोई ना कोई डॉक्टर ज़रूर अवेलेबल मिलेगा। भले से आप टेलीकम्युनिकेशन कीजिए, उनके प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप मेडिसिन ना लीजिए, क्योंकि ओवर द काउंटर अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी मेडिसिन कब यूज़ करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन्स की डेथ तो इसी वजह से हो जा रही है। कहाँ पर हमको डेक्सामेथासोन लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है, तो वो सारी चीज़ को हम अभी देखते हैं। जैसे अगर आपको फीवर हो रहा है तो फीवर में आप नॉर्मली पैरासीटामोल 500 mg ले सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको तो फिर वेट के हिसाब से दिया जाता है, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं आपके स्पेसिफिक डॉक्टर से। एंटीबैक्टीरियल में हम क्या दे रहे हैं, एजिथ्राल 500 mg। पहले तो आप इस मेडिसिन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में ये थोड़ा सा डर्टी हो जाएगा लिखने के बाद में। तो एंटीबैक्टीरियल की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी? आप कहेंगे वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी? रिक्वायरमेंट ये है कि जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम तो पहले से ही लड़ता होता है, तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया जो हमारी एयर में, जैसे टीबी का बैक्टीरिया हो गया, मतलब डिफरेंट बैक्टीरिया हमारी बॉडी में हमेशा जाते रहते हैं, लेकिन हम उसके लिए वैक्सीनेशन हमारे पास वो हुआ है, या मतलब एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन और WBCs भी हमारे एक्टिव रहते हैं। जब वो वहाँ पर फाइट कर रहे हैं तो इम्यून सिस्टम को कमजोर देखकर दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए हम कोविड के ड्यूरिंग या किसी भी दूसरी डिजीज़ के ड्यूरिंग हम सेकेंडरी एंटीबैक्टीरियल्स देते हैं पर्सन को। तो ये आप एजिथ्राल 500 mg 5 दिन तक ले सकते हैं अगर आप माइल्ड कंडीशन में हैं। माइल्ड मतलब कि आपको लग रहे हैं कि सिम्टम्स, क्लियर कट सिम्टम्स लग रहे हैं, तो आप ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। भले से आपके RT-PCR रिपोर्ट्स आई है नहीं आई है, क्योंकि इन मेडिसिन की इतनी क्या कहते हैं अपना, इन मेडिसिन के कोई इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और क्योंकि अगर आपका मतलब 4 दिन के बाद में आपका RT-PCR अगर मतलब आता है पॉजिटिव, तो फिर तो बड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि RT-PCR होने में भी टाइम लगता है। उसका रीज़न ये है कि
पहले तो हमारा क्या होता है, जो नेशनल स्वैब से हमारा सैंपल लिया गया है उसको हम आर-टी-पी-सी-आर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम जो वायरस का डीएनए है उसमें एक स्ट्रैंड होती है, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और ह्यूमन का जो आर-टी-पी-सी-आर जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, उस सिंगल स्ट्रैंड को लेकर लैब में उसको डबल स्ट्रैंड करती है, डबल स्ट्रैंड करके फिर उसको पढ़ती है, तो फिर उसको पहचानती है कितनी साइकिल के बाद में मिल रहा है। और एसिडिटी मतलब जब आपको मतलब कोविड के केसेस में क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो इस कंडीशन में हम सिम्टोमेटिक, पहली बात तो जान लीजिए कि कोविड का जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है, मतलब जैसे ही हमको जो कंडीशन मिलेगी उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम। तो ये इंडाइजेशन में हो गया अपना। इंडाइजेशन के लिए हम पेंटासिड ले सकते हैं, या मतलब ओवर द काउंटर आपको मतलब ये सेम मेडिसिन नहीं मिल रही है लेकिन इसके अल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं, तो आपकी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आप मतलब इसका यूज़ भी कर सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो रहा है। क्योंकि सेम मेडिसिन अगर जैसे मैंने बोली कोई दूसरा डॉक्टर बोल रहा है तो फिर वो उसकी हाइप हो जाती है और फिर मतलब वही आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी। अब बात आती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी को हम दो तरीके से मतलब मेडिसिनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक तो जिंकोनिया 500 mg या जिंकोविड। जिंकोविड अगर मतलब आपका नॉर्मल है सब कुछ तो आप जिंकोविड वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जिंकोविड में मल्टीविटामिन होते हैं और जिंक होती है, लेकिन जिंकोनिया स्पेशली उसमें जिंक होती है। जिंक का कोविड के टाइम में क्या काम है अब मैं आपको बता देता हूँ। जिंक जो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग रखती है कि उस पर वायरस इजिली इलास्टिक इतनी रहेगी कि वायरस जल्दी इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो जिंक 15 दिन तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सेलिन जो है 500 mg, ये विटामिन सी की यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की टैबलेट है, इसको भी आप 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है ड्राइस 60K की। ये विटामिन डी की जो है अपनी विटामिन डी की टैबलेट है या कैप्सूल आप जो भी लेंगे, ये वीक में सिर्फ एक बार यूज़ करना है। ये जो जितनी मेडिसिन है ये आप माइल्ड केस में यूज़ कर सकते हैं। अब केस अगर आपका मॉडरेट आता है तो इसमें आप मेडिसिन एक ऐड हो जाएगी जिसका नाम है फ्लेवीफ्लू। वो आपकी मतलब एज के हिसाब से उसकी 400 mg चाहिए या 500 चाहिए, वो आपका फिजिशियन आपको बेटर बता पाएगा, क्योंकि आपके वेट के हिसाब से मतलब वो डिसाइड होगी। क्योंकि उस पैरामीटर को अगर हम लेंगे तो फिर ये लेक्चर और भी लंबा हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी हमारी माइल्ड टू मॉडरेट। अब सीवियर केसेस में क्या होगा, सीवियर केसेस में क्या हो रहा है हमारा रेमडेसिविर और अपना दूसरी मेडिसिन। देखिए रेमडेसिविर आप अगर कोई मिथ में है तो वो क्लियर कर लीजिए भी, रेमडेसिविर अकेले कुछ नहीं कर सकती। रेमडेसिविर के साथ में हमें स्टेरॉइड देना पड़ेगा जिसकी वो जो होता है डेक्सामेथासोन, या मतलब कोई उसका अल्टरनेटिव भी हम यूज़ कर सकते हैं। IL-6 के लिए हमारा दूसरा लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन प्रोटीन्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारी मेडिसिन है। तो इसको हम देख लीजिए, ये तो हमारी सारी बात होगी। अब बात आती है ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, उसको हम अभी आपको बता रहे हैं। ट्रीटमेंट की जो फेजेस चल रही हैं, सबसे पहले हो क्या रहा है, जैसे कि ये डिजीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ये 2 पार्ट में पहले 5वें दिन तक ये नॉर्मल रहेगी, फीवर आएगा, ये सब कुछ होगा। और 6 डे पर मतलब बहुत ही अवेयर आपको हो जाना है, क्योंकि 6 डे डिसाइड कर रहा है कि आपको मतलब कौन सी कंडीशन में वो लेके जा रहा है। 6 डे पर अगर आप RT-PCR करा रहे हैं तो वो आपका अगर सीवियर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो अब जो इसका पहले जो फेज़ थी उसमें क्या होता था फर्स्ट फेज़ में कि ये 7 डेज to 14 डेज भी मतलब खींच रहा था और मतलब धीरे धीरे इन्फेक्शन कर रहा था। लेकिन जो साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहा है वो इसमें 6 to 7 डेज में आ जा रहा है। और साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको आ जा रहा है मतलब, तो उसमें हम डेक्सामेथासोन क्या होता है, एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है। तो वो कुछ लोगों ने क्या किया, इंडियन कम्युनिटी जैसे कि मतलब मोस्टली करती है, उनको बस मेडिसिन के नियम पता चल जाए तो वो ओवर द काउंटर उसको ले लेते हैं। डेक्सामेथासोन को अगर पहले 5 दिन से अगर आपने पहले ले लिया तो वो तो वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है साइटोकाइन स्टॉर्म को ख़त्म करने के लिए। लेकिन कुछ लोग प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं और वो डेक्सामेथासोन पहले 5वें दिन में ले ले रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम को वैसे ही सप्रेस कर दे रहा है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो इतनी रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहा है कि बाद में वो किसी डॉक्टर क्या मतलब ट्रीटमेंट हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें डेथ कन्फर्म है, क्योंकि बैक्टीरिया ने बहुत हद तक हमारे लंग्स को पहले ही डैमेज कर देता है। लेकिन आप मतलब माइल्ड कंडीशन या मॉडरेट कंडीशन तक आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, सॉरी माइल्ड कंडीशन में ये ले रहे हैं, मॉडरेट में फ्लेवीफ्लू आप इसमें ऐड ऑन कर ले रहे हैं। और जब आपका 6 डे आता है तो उस दिन आपको डेक्सामेथासोन की भी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपका उसका IL-6 का लेवल, इंटरल्यूकिन्स का लेवल्स बढ़ा हुआ आ रहा है और जो हेपेरिन्स होते हैं लो मोलिकुलर वेट, तो ये जो जितनी महंगी दवाइयाँ हैं डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर, ये ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत
इससे ट्रीटमेंट हो ही जाएगा। इसमें ऐसा हो रहा है जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें अगर 15%, कई केसेस में ये होता है अगर 15% की डेथ होने वाली है तो उसमें 13 या 14 रेमडेसिविर जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर 15 के 15 जैसे हमने बचा लिए, और उसमें जो रेमडेसिविर नहीं यूज़ कर रहे हैं या मतलब दूसरी मेडिसिन तो उसमें हम 13 को बचा पा रहे हैं। तो वो मतलब डॉक्टर्स अपने हिसाब से देख रहे हैं कि किसको कौन सी मेडिसिन देनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर मेडिसिन जो आपको कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है वो चाहिए, वो आपका बेटर आपका फिजिशियन ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए। चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। हैव अ ग्रेट डे हेड, स्टे स्ट्रॉन्ग और बी सेफ। बाकी बात क्या है, बात होती रहेगी। थैंक यू।